करेक्ट है। सो होलसेलर हैज टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बिना तो नहीं होने वाला। होलसेलर डील्स विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। अब आपने कई बार देखा होगा, होलसेलिंग जो करता है ना, एक ही चीज की कर रहा है या एक ही कंपनी के एक ब्रांड की कर रहा है, बट काफी बड़े क्वांटिटीज में करता है वो। करेक्ट है। वो मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल गुड्स की जब होलसेलिंग आती है, तो फिर उस बिजनेस में उसका मार्जिन भी इंपैक्ट होता है और फिर वो एक चीज पे फोकस नहीं कर पाता। सो किसी ना किसी एक चीज पे फोकस करता है। जैसे सीमेंट का है, अगर बिरला सीमेंट है, तो बिरला सीमेंट का जो होलसेलर है वो सिर्फ बिरला का ही सीमेंट बेच रहा है, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में बेच रहा है। अब वो सबके सीमेंट रखेगा, बिरला सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और बाकी जितने टाइप्स होंगे, तो फिर क्या होगा? रखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखते हैं, लेकिन जो होलसेलर्स जो अपने बिजनेस में बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन है, वो एक या दो चीज के ऊपर फोकस करते हैं। करेक्ट। और कैपिटल काफी लगता है, क्योंकि आपको होलसेल में अगर आपको परचेस करना है तो यू हैव टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर्स। एक होलसेलर है तो उसके पीछे 10,000 रिटेलर्स हैं, 10,000 रिटेल शॉप से जो आपसे परचेस करने वाली है। तो क्या होगा, आपको उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उतनी बड़ी क्वांटिटीज में परचेस करके रखना होगा। करेक्ट है। और फिर उसका कम्युनिकेशन भी कैसा होगा? होलसेलर का कम्युनिकेशन डायरेक्ट प्रोड्यूसर से होगा। ओके। होलसेलर सेल्स गुड्स टू रिटेलर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। सो होलसेलर अगर परचेस कर रहा है, मान लो 30 दिन के क्रेडिट पीरियड पे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आगे 60 डेज का क्रेडिट पीरियड देना पड़ रहा है। सो वहां से लिया 30 दिन के क्रेडिट पीरियड पे, और यहाँ पे 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहा है। तो आज अगर 1 करोड़ का माल परचेस किया प्रोड्यूसर से, तो उसको 30 दिन बाद पैसा देना है। वो 1 करोड़ का माल बेचा 1 करोड़ 15 लाख में, सारे रिटेलर्स को मान लो पूरा माल बेच दिया 1 महीने के अंदर ही। अब रिटेलर्स को 60 डेज देना पड़ेगा। सो जनवरी के एंड में, अगर जनवरी के फर्स्ट को परचेस किया है, तो जनवरी के एंड में तो देना है किसको? मालिक को देना है पैसा। लेकिन फेब्रुआरी एंड में किसको पैसा देना है? किससे पैसा लेना है? रिटेलर से पैसा लेना है। सो बीच में का जो गैप है, जहां पे उसके पास में पैसा नहीं आने वाला, तब भी उसके पास में अपने फंड्स होने चाहिए टू बाय न्यू टू बाय न्यू लॉट। अगर पहला पेमेंट उसने अपने प्रोड्यूसर को नहीं किया, सो क्या प्रोड्यूसर उसको सेकंड लॉट भेजेगा? नहीं भेजेगा ना। सो फंड्स रिक्वायरमेंट आर मोर। और फिर होलसेलर परफॉर्म्स मार्केटिंग फंक्शंस लाइक असेंबलिंग। व्हाट इज मीन बाय असेंबलिंग? जैसे ये मान लो ये मोबाइल है। सो अभी ये मोबाइल मेरे को दिखते वक्त दिख रहा है कि भाई एक सिंगल पीस है, लेकिन इसके अंदर 100 टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होंगे, छोटे छोटे, जो लगे होंगे, जिसकी वजह से ये मोबाइल बना है। जैसे इसका ये डिस्प्ले है, फिर इसका ये कैमरा है, ओके, और फिर इसमें और अंदर कुछ पार्ट्स होंगे। सो जनरली ये असेंबलिंग होती है मोबाइल्स की, सारे पूरे वर्ल्ड के मोबाइल्स की। कहाँ पे होती है? चाइना में होती है। सो चाइना चाइना में क्या है, होलसेलरशिप की बहुत बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। वहां पे आप जो चीज दे दो उनको, मान लो आप उनको ये वॉच दिखा रहे हो, तो इस वॉच को भी वो वैसा का वैसा बना देंगे। भले ही इस कंपनी का कोई उनके पास में मटेरियल नहीं है, बट दे विल प्रिपेयर सेम लाइक दिस वॉच। सो यहाँ पे असेंबलिंग होती है। चाइना में क्या होती है? असेंबलिंग। सो असेंबलिंग के बहुत बड़े बड़े उनके पास में स्टोर्स है, जहां पे काफी सारे हजारों एम्प्लॉइज एक साथ मशीनरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो चीजों को असेंबल करके फिर वहां से कंपनी से फिर वो माल एक्सपोर्ट होता है जहां जहां पे उसकी डिमांड है। सो असेंबलिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है होलसेलर की। ग्रेडिंग, ठीक है, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग, फाइनेंसिंग। ग्रेड, ग्रेड मतलब किस क्वालिटी का मटेरियल है, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, मीडियम है। Services of wholesalers. The wholesalers provides valuable services to manufacturers and retailers. Services to manufacturers. मैन्युफैक्चरर परचेस तो कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरर को डिपेंड किस पे रहना पड़ता है? होलसेलर पे रहना पड़ता है। फॉर लार्ज परचेस। करेक्ट है, क्योंकि जितना बड़ा परचेस होगा उतना मैन्युफैक्चरर के लिए भी अच्छा है। फिर मैन्युफैक्चरर और नए गुड्स प्रोड्यूस करेगा, फिर उसको होलसेलर की जरूरत पड़ेगी। सो होलसेलर्स फैसिलिटेट्स लार्ज परचेसेस टू मैन्युफैक्चरर्स बाय purchasing in large quantity and sell it to retailers by collecting order from retailers. Storage. A wholesaler has his own storage facility which he uses to fill the time gap between production and consumption of goods. हो सकता है कि खुद की फैसिलिटी नहीं भी है, तो भी गोडाउन रेंट पे लेके वहां पे वो रख रहा है। सो स्टोरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो रही है। सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स में लार्ज परचेस है, स्टोरेज है। करेक्ट है। अब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस तो कर दिया, मैन्युफैक्चरर की हो गई स्टोरेज खत्म, उसने क्या किया? दे दिया किसको? होलसेलर को। होलसेलर ने उससे अपने गोडाउन में रखा।
और फिर उसके बाद में वहां से जैसे जैसे उसको ऑर्डर्स मिलेगी वैसे वैसे वो बेचता गया। ट्रांसपोर्टेशन, अ होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। सो अभी ये डिपेंड करता है केस टू केस। अगर मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर एग्रीमेंट कि होलसेलर के गोडाउन तक माल पहुंचाएं, सो देन रिस्क आर नॉट येट ट्रांसफर्ड, अगर वैसा लिखा हुआ है तो। अदरवाइज अगर एक्स फैक्ट्री, व्हाट इज मीन बाय एक्स फैक्ट्री, फैक्ट्री के गेट के बाहर जैसे ही माल निकल गया, नाउ द रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर टू द बायर, वहां से अब उसकी सारी रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। सो अभी इस जनरली ये क्या बोलना चाह रहा है, अ होलसेलर यूजेस हिज ओन ट्रांसपोर्टेशन टू डिलीवर द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये भी एक सर्विस मिल रही है मैन्युफैक्चरर को। फाइनेंशियल असिस्टेंट, a wholesaler is ready to pay the amount in advance to the manufacturer which can help the manufacturer to produce goods within short period। मान लो कुछ एडवांस दे रहा है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को, 1 करोड़ के गुड्स के बदले में 50 लाख रुपए का एडवांस दे दिया। सो अब उसको फंड्स मिल गए, अब वो उस फंड्स का यूज करेगा एंड देन ही विल प्रोड्यूस गुड्स, शॉर्ट पीरियड में भी प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, अब होलसेलर है जो एक्चुअल में ट्रेड कर रहा है लार्ज क्वांटिटीज में। सो मैन्युफैक्चरर के लिए होलसेलर इज मच मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो जिसके पास में एजेंसी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, जो बहुत बड़े क्वांटिटीज में काम करते हैं, उनको मालूम होगा, उनके पास में काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। सो वो इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूटरशिप को ओनर को मालूम है कि यार ये जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, ये मान लो मैं ये बिस्किट बेच रहा हूँ, मान लो आईटीसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और उसका जो बिस्किट है दैट इज ऑफ अ गुड क्वालिटी, और कोई और क्वालिटी का बिस्किट है जो दूसरे कंपनी का है जो उसके सेम कॉम्पिटिटिव प्राइस में लॉन्च किया गया है। अब ये इंफॉर्मेशन तो प्रोड्यूसर को मालूम है, राइट, कि भाई नया कंपनी का बिस्किट का ब्रांड निकला है, बट उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है मार्केट में, कितने लोग आईटीसी का बिस्किट को छोड़कर किसी और बिस्किट को खाने में रेडी है, सेम प्राइस देके या कम प्राइस में अगर मिल रहा है तो। क्योंकि क्वालिटी और टेस्ट को भी लोग कंप्रोमाइज करने के लिए अगर रेडी है या चेंज करने के लिए भी रेडी है, इट मींस दैट इज मोस्ट नीडेड इंफॉर्मेशन। क्योंकि अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है वो किसके पास में जा रहा है, कंज्यूमर के पास में जा रहा है। सो कंज्यूमर अगर आपका प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स को अगर कंज्यूम करना ही बंद कर दे तो आपका बिजनेस तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। करेक्ट है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहां से मिलती है, ये होलसेलर के पास में से मिलती है। सो प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Risk bearing, a wholesaler takes risk in his business by financing and storing large quantity of goods, something he may bear the loss, sometimes he may bear the loss। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉस उसको बियर करना पड़े। व्हाट इज मीन बाय बियर द लॉस, मतलब लॉस झेलना पड़े। ठीक है। सो क्या मैन्युफैक्चरर की कोई रिस्क नहीं होती है क्या? मैन्युफैक्चरर गुड्स को प्रोड्यूस करने की रिस्क ले रहा है, उसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसने किया है करोड़ों का, वो भी उसकी रिस्क है कि अगर गुड्स प्रोड्यूस किया और वो चला ही नहीं तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क। सो हर एक की अपनी अपनी रिस्क है, बस उसका रिस्क का एपेटाइट और रिस्क की उनकी मेजरमेंट, कि अगर मैन्युफैक्चरर उसका रिस्क उसने काफी बड़ा लिया है, अगर वही होलसेलर है तो मैन्युफैक्चरर से थोड़ा कम रिस्क है, बट रिस्क रिटेलर से काफी ज्यादा है। रिटेलर की अपने लेवल पे रिस्क है, और फिर कंज्यूमर की कि अगर गुड्स परचेज किया और वो गुड्स निकला ही खराब क्वालिटी का, देन कंज्यूमर की एक लिमिट में रिस्क है। मार्केटिंग फंक्शन, अ होलसेलर कैरीज आउट वेरियस marketing functions like warehousing, advertising, sales promotion on behalf of manufacturer। सो होलसेल शॉप्स में या होलसेलर के जब भी कोई आप आउटलेट्स देखते होंगे, वहां पे कोई ऑफर चल रहा होगा या एडवर्टाइजमेंट होती है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए होते हैं। सो क्या है, मार्केटिंग चलता है। सो मार्केटिंग का खर्चा कंपनी उठा रही है, बट हो किसकी जगह पे रहा है, होलसेलर की जगह पे हो रहा है। So services to manufacturers, large purchase, storage, transportation, financial assistance, provide market information, risk bearing and marketing functions। Then services to retailers, अब retailers को goods चाहिए, retailers को चाहिए मान लो 100 kg of some goods, और 100 kg अब वो जाके प्रोड्यूसर से तो नहीं ले सकता क्योंकि प्रोड्यूसर्स बेच रहा है ज्यादा टन्स में बेच रहा है, तो टन्स में कौन स्टोर करके रख रहा है, होलसेलर। और फिर 100 केजीज 200 केजीज जैसे जैसे उसको बेचना है वैसे वैसे वो रिटेलर्स को बेच रहा है। सो रिटेलर्स को भी सर्विस मिल गई, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स। अ होलसेलर कीप्स द लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, देयरफॉर रिटेलर्स कैन गेट द गुड्स इजीली व्हेन द कंज्यूमर आस्क फॉर द गुड्स। Regular supply, a wholesaler assures regular supply of goods to retailers, therefore retailers are free from storing goods। Retailers can supply goods to consumers as and when required by them।
सो कभी कभी होता है ना, जैसे रिटेलर्स को मान लो अगले वीक में गुड्स चाहिए, सो वो वीकेंड के फर्स्ट डे पे या प्रीवियस वीकेंड के लास्ट डे पे जाके भी गुड्स परचेस कर सकता है, क्योंकि गुड्स तो अवेलेबल है ही। सो उसको पहले ही पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, जब जाएगा तब परचेस कर लेगा होलसेलर से। सो रेगुलर सप्लाई मिल रहा है। रिस्क बियरिंग, होलसेलर बियर द रिस्क ऑफ प्राइस एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। मान लो टर्मरिक का बिजनेस है, टर्मरिक हल्दी बहुत क्वांटिटी में सेव करके रखी है होलसेलर ने, अब उसने काफी रिस्क ले लिया है। अगर रेट बढ़ता है तो फिर होलसेलर का फायदा ही फायदा है, क्योंकि जो उसने परचेस करके रखा है अब वो उसको हाई क्वांटिटी में बेचेगा। लेकिन अगर रेट गिरता है या कोई मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, या मान लो बारिश बहुत आ गई और सारी हल्दी भीज गई जो प्रोड्यूस की हुई थी, प्रोड्यूस मतलब उसके बाद में प्रोसेसिंग की हुई थी, सो इसकी रिस्क भी वो ले रहा है। सो क्या रिटेलर इन सब की रिस्क ले रहा है? नहीं ले रहा है। रिटेलर थोड़ी रिस्क ले रहा है, लेकिन होलसेलर है बड़ी रिस्क ले रहा है। So wholesalers bear the risk of price and market fluctuation, large stock of goods, therefore retailers are free from these risks. Financial support. Wholesaler provide financial support by way of credit facility, discounts. Such support increase effect of working capital of retailers. So इसमें दो डिस्काउंट आते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। व्हाट इज मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट जब आप परचेस कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ दिस परचेस वो आपको डिस्काउंट दे दिया। क्या आप अभी परचेस कर रहे हो, ठीक है, क्रेडिट परचेस कर रहे हो मान लो आपने, सो 1 लाख का परचेस किया, आपको 1,000 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया, सो 1% डिस्काउंट, 99,000 में आपको वो परचेस हुआ। और कैश डिस्काउंट मतलब मान लो अब 99,000 आपको 30 दिन बाद पे करना है, लेकिन अगर आप 10 दिन में ही पे कर देते हो तो आपको 2% का सीडी कैश डिस्काउंट मिलेगा। सो क्या होगा, 99,000 का 2% जितना भी आएगा उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो वो 2% लगा के अगर 1800 2000 रुपए की रेंज में कुछ आ रहा है, दैट विल अगेन यू हैव टू पे लेस, ठीक है। सो अब आप पहले 99,000 30 डेज में पे करते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ता, होल 99,000। लेकिन अब 2% आपको मिल रहा है तो आपके 1800 रुपए बच भी गए, करेक्ट है। सो वो है कैश डिस्काउंट। ओके, market information. Wholesalers provide a variety of information about the market conditions to different products. This information is regarding new products, variant of products, new schemes on existing products. Sometimes wholesalers guide retailers about when to buy and how to buy. And sales promotion. A wholesaler does advertisement and also promotion of the goods, which can help the retailers to increase the sales. So sales promotion wholesaler कर रहा है, तो डायरेक्टली कंज्यूमर के माइंड पे इंपैक्ट डाल रहा है वो एडवर्टाइजमेंट। तो कंज्यूमर किससे परचेस करेगा, रिटेलर्स से। सो एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। डिमांड कौन कर रहा है, कंज्यूमर। फायदा किसका हो रहा है, रिटेलर का, क्योंकि उसका गुड्स बिक रहा है। सो होलसेलर्स हेल्प इन सेल्स प्रमोशन। देन देयर इज अ रिटेल ट्रेड। सो अभी इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड, ट्रेड में इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में इटिनेरेंट ट्रेड और फिर फिक्स शॉप रिटेलर्स। इटिनेरेंट ट्रेड में ये हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, जो भी फुटपाथ के ऊपर वगैरह माल जो बेच रहे हैं, पेडलर्स हैं, ठेले वाले हैं, गाड़ी वाले, जितने लोग हैं वो। फिक्स शॉप रिटेलर्स है जिनका एक फिक्स शॉप है जहां पे वो लोग गुड्स परचेस करके फिर बेच रहे हैं, चाहे फिर उनका शॉप पगड़ी सिस्टम पे हो या फिर चाहे उनका शॉप लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, लीव एंड लाइसेंस कैसे भी हो, वो कुछ कुछ भी हो सकता है, बट दे आर फिक्स शॉप रिटेलर्स, ठीक है। एंड देन लार्ज स्केल रिटेलर्स, जैसे रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे, बिग बाजार, वो क्या है, वो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, चेन स्टोर्स है। सो व्हाट इज मीन बाय चेन। सो एक एग्जांपल सर्च कर लेते हैं चेन स्टोर्स का। आप सब वहां पे गए होंगे कभी ना कभी, चेन स्टोर एग्जांपल। इसमें गए हो, सबवे में, ये स्टारबक्स में तो गए होंगे, राइट। सो व्हाट इज स्टारबक्स, स्टारबक्स इज अ चेन स्टोर। सो आप देखोगे स्टारबक्स का यही सेम टू सेम ये जो लिखा हुआ है ना, और फिर उसका जो लोगो है और उसका जो आउटलेट का पूरा स्ट्रक्चर है, हर जगह पे आपको सेम ही मिलेगा। सो ये क्या है, चेन स्टोर है, पूरी दुनिया में स्टारबक्स के स्टोर्स है। महंगा काफी है बट ब्रांड है, सो इसको हम बोलते हैं चेन स्टोर्स। उस सेम कंपनी का प्रोडक्शन जहां पे हो रहा है विद द नेम ऑफ द स्टारबक्स। सो यहाँ पे मान लो किसी ने स्टारबक्स का ऑथोराइज डीलरशिप ली होगी, सो उसने कुछ डिपॉजिट दिया होगा, रिस्क ली होगी, फिर उसके बाद में ये उसने प्रोडक्शन अपना रिटेल आउटलेट डाला है यहाँ पे, करेक्ट है। सो दिस इज चेन स्टोर।
देन इंटरनल ट्रेड का हमने डेफिनेशन पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर है, फिर वो होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, फिर रिटेलर कंज्यूमर को बेच रहा है। देन होलसेल ट्रेड, फिलिप कोटलर क्या बोलते हैं, होलसेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल और फॉर बिजनेस यूज। फिर फीचर्स थे, बड़े क्वांटिटी में परचेस करते हैं, रिस्क लेते हैं, फिर क्या करते हैं, एक या दो गुड्स में ही या फ्यू गुड्स में ही क्या करते हैं ये लोग, ट्रेड करते हैं। जैसे रिटेलर के पास में दुकान में अलग अलग कंपनीज के काफी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, बट वो प्रोडक्ट जहां जहां से आ रहे हैं वो होलसेलर सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट में डील करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। ओके। देन हमने पढ़ा था प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड ऑफ गुड्स, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स, लार्ज परचेस हो रहा है, स्टोरेज मिल रही है मैन्युफैक्चरर को होलसेलर के गोडाउन में, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट बिकॉज होलसेलर एडवांस में पेमेंट करके गुड्स परचेस कर रहा है, मार्केट इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिस्क ले रहा है, और मार्केटिंग फंक्शन लाइक असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। सर्विसेज टू रिटेलर्स, गुड्स का स्टॉक हो रहा है, रेगुलर सप्लाई मिल रहा है उनको, रिटेलर्स को डरने की जरूरत नहीं कि भाई अगर हम लोगों को कभी इमरजेंसी में गुड्स लगेगा तो कैसे मिलेगा, या एक वीक में अगर गुड्स लगने वाला है तो क्या फिर गुड्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रेगुलर सप्लाई होलसेलर से मिलता रहेगा, रिस्क बियरिंग है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, मार्केट इंफॉर्मेशन है, सेल्स प्रमोशन है। सो दीज आर सर्विसेज बाय होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिटेल ट्रेड, उसकी भी डेफिनेशन। एग्जाम में जब भी आपको ये पूछेंगे सो यू हैव टू राइट 3 to 4 लाइन्स फॉर दिस रिटेल ट्रेड, फिर उसकी डेफिनेशन और फिर उसके फीचर्स, जब क्वेश्चन आ रहा है आपका 8 मार्क के लिए, ठीक है, 6 से 8 मार्क के लिए। जब सिंगल लाइन में आएगा या आंसर इन ब्रीफ बोलेंगे तब आप इतना सब कुछ नहीं लिखोगे। सो वो हम पढ़ेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, मैंने कैसे अपने एग्जाम में किया था, दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड 94 95 प्लस इन एवरी सब्जेक्ट। ओके। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है मेरे को ये, इसमें हर चीज में हम डिटेल में जाने वाले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के। सो चलो इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड देन विल रिकॉर्ड फॉर रिटेल ट्रेड।